संहिता को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले भी वैसे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर बीएनएस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, 2 वीडियोस में, जिसमें हमने बीएनएस का चैप्टराइजेशन देखा था कि किस किस चैप्टर में क्या दिया हुआ है और चैप्टर वे किससे रिलेटेड है, ये सब मैंने बताया हुआ है उन 2 वीडियोस में। इसके अलावा एक वीडियो में मैंने बताया था कि आईपीसी जो 1860 की आईपीसी थी 1860 वाली, और जो बीएनएस है जो आपका 2023 की बीएनएस है, इसके कुछ सेम ऑफेंसेस पर मैंने चर्चा की थी। तो उन 2 वीडियोस में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस कर पाए थे। अभी तक हमने बीएनएस की जो एक सीरीज है वो स्टार्ट नहीं कर पाए थे, बट आज से हम जो है वो बीएनएस की एक सीरीज वाइज जो है वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। काफी दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम जो है वो आप न्यू क्रिमिनल लॉज करा दीजिए या बीएनएस करा दीजिए, तो मुझे लगा कि बीएनएस की वीडियोस अब अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि देखो ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज है इनको हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, चाहे एलएलबी का एग्जाम्स हो, जुडिशरी का एग्जाम्स हो, या कोई भी लॉ रिलेटेड एग्जाम्स हो, उसमें न्यू क्रिमिनल लॉज ही अब आपसे पूछे जाएंगे, मोस्टली यही है। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जुडिशरी लेवल पे भी, और अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो वहां भी आपका जो लॉ ऑफ क्राइम का पेपर आता है उसमें भी आपसे बीएनएस पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, बीएनएस में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, आज जो है हम भारतीय न्याय संहिता से जुड़ी कुछ सामान्य बातें समझेंगे, यानी कि ये एक्ट नंबर कौन सा है, कब से लागू हुई, इसको राष्ट्रपति का एसेंट कब मिला, और इसमें कितने सेक्शंस हैं, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो भी बेसिक्स है बीएनएस का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें मीनिंग ऑफ क्राइम, यानी अपराध क्या है, अपराध या ऑफेंस किसको कहते हैं। इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ क्राइम देखने वाले हैं कि अपराध की परिभाषा क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम, यानी अपराध के चरण, अपराध को करने के लिए किसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हमें बीएनएस समझना है, तो इसलिए हम पहले इन चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम सेक्शन वाइज पूरा बीएनएस जो है वो एक एक करके कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी के पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 9639264080 पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। तो अब हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस की कुछ बेसिक चीजों के बारे में, जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये है अधिनियम संख्या यानी एक्ट नंबर 2023 का 45वां अधिनियम। ये हमें सबसे पहली चीजें पता होनी चाहिए कि जो बीएनएस है, जो तीनों क्रिमिनल लॉज जो आपके पास हुए हैं 2023 में जो भी लागू हुए हैं, उनमें जो एक्ट नंबर था ये 45वां अधिनियम था। इसके बाद इसके कुल सेक्शंस की अगर हम बात करें कि बीएनएस में कितने सेक्शंस हैं, तो 358 इसमें कुल धाराएं हैं। हालांकि आईपीसी में 511 धाराएं थी, बट उसमें उन चीजों को बहुत सारा मतलब एक तरीके से कंसाइज कर दिया है। कुछ न्यू जो है वो क्राइम्स ऑफेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जिसमें कुछ मतलब बहुत ज्यादा पनिशमेंट में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो काफी सारे चेंजेस हुए हैं बीएनएस में, बट सेक्शंस हमें ध्यान रखने हैं, ओनली 358 सेक्शंस हैं इसमें। इसके अलावा अगर मैं कुल चैप्टर्स की बात करूं तो इसमें सिर्फ 20 चैप्टर्स हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। ये वैसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बीएनएस के बारे में। इसके अलावा इसको एसेंट कब मिली, तो इसको स्वीकृति मिली 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये फोर्स में कब आया, 1 जुलाई 2024। तो ये जो फोर्स में आया, जो प्रभावी हुआ, वो 1 जुलाई 2024 से हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें बीएनएस को पढ़ने से पहले इनके बारे में जानना बेहद जरूरी था। कभी कभी जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे मान लो आप एलएलएम एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं या आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, तो प्री में कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ से पूछ ली जाती हैं। जैसे आपसे एक्ट नंबर पूछ लिया जाता है, आपसे सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, आपको चैप्टर्स पता होने चाहिए, और ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो जब आपको ये चीजें क्लियर है तो आप इजीली सब चीजें जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ क्राइम या मीनिंग ऑफ ऑफेंस, अपराध क्या है। तो सबसे पहले देखो बीएनएस में क्योंकि बहुत सारे अपराध दिए हुए हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्राइम दिए हुए हैं, जैसे चोरी है, डकैती है, या मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है ना, आपराधिक मानववध। तो इस तरीके के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो है इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं। अब वो जो ऑफेंस है, वो जो क्राइम्स हैं, उनमें मतलब उनकी पनिशमेंट भी दी हुई है, उनकी डेफिनेशंस भी दी गई है। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो एक्ट, जो संहिता हमें इतने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्राइम्स के बारे में बता रही है, हमें अपराध के बारे में बता रही है, लेकिन हालांकि अपराध कहते किसको हैं। सबसे पहले हमें यही चीज पता होनी चाहिए कि जो एक्ट बेसिकली हमारा क्राइम से ही जुड़ा हुआ है, जो हमें क्राइम के बारे में बता रहा है, उनके अलग अलग टाइप्स के बारे में बता रहा है,
हालांकि अपराध कहते किसको है ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं कि अपराध कहते किसको है, तो आमतौर पर अपराध एक ऐसा कार्य माना जाता है, एक ऐसा एक्ट माना जाता है जो विधि के द्वारा वर्जित हो, यानी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ ने मना किया हुआ हो। अगर आपने वो एक्ट किया तो लॉ की नजर में वो गलत होगा और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा कार्य जो लॉ की नजर में मना किया हुआ हो और अगर आपने उसको किया तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसको ही साधारण भाषा में या सिंपल मीनिंग में हम अपराध कहेंगे। ठीक, अब देखो ये तो अलग अलग जूरिस्ट हैं, अलग अलग मतलब बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जूरिस्ट हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन है दी हुई है। लेकिन जब एग्जाम में आप लिखोगे तो अगर आपसे इसका मीनिंग पूछा जाए तो आप इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप दो बातें याद रखो। एक तो जो विधि के द्वारा वर्जित है, जिसको लॉ ने मना किया हुआ है, जो प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा, और दूसरा जिसके लिए पनिशमेंट है, दंड का प्रावधान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चोरी, चोरी क्या है, बीएनएस में एक क्राइम है। ठीक, बीएनएस में एक क्राइम है चोरी। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर वो पकड़ा गया तो उसके लिए उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। बीएनएस में उसके लिए पनिशमेंट भी दी हुई है। इसी तरीके से मर्डर, मर्डर एक ऐसा एक्ट है जिसको लॉ में मना किया हुआ है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि लॉ में अगर मान लो मर्डर के लिए लॉ में कोई दंड नहीं है तो उसके लिए वो गलत नहीं है, मॉरली भी वो गलत है, नैतिक तरीके से भी वो गलत ही हुआ ना, क्योंकि जब आप किसी की हत्या करते हो तो आप किसी की लाइफ को खत्म कर रहे हो। तो एक तरीके से यहाँ पे दोनों ही तरीके से ये चीजें गलत है। पहले टाइम में भी ये तरीके के जो अपराध थे ये गलत ही माने जाते थे। तो लॉ में जिस चीज को मना किया हो और जिसके लिए पनिशमेंट हो उसको ही हम अपराध मानते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंपली यही तरीका है इसको याद करने का कि आप अगर ये दो पॉइंट याद रखोगे तो सिंपल इसका मीनिंग निकल कर आ जाएगा। बात कर लेते हैं अपराध की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ क्राइम। अब देखो ये तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपराध की अलग अलग डेफिनेशन दी है, बट हमने यहाँ पे सिर्फ दो ऐसे मतलब लोग लिए हैं जिन्होंने अपराध को डिफाइन किया है। मुझे थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन सिंपल लगी इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको यही बता दूं। तो कैनी, सबसे पहले हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो कैनी की देखेंगे। इन्होंने अपराध को अलग तरीके से डिफाइन किया है। ये कहते हैं अपराध वो कार्य है, अपराध एक ऐसा एक्ट है जिसे राज्य विधि द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, यानी एक ऐसा एक्ट जिसे स्टेट लॉ के द्वारा, किसके द्वारा, स्टेट लॉ के द्वारा, जो राज्य अपने लिए विधि बनाता है, जो राज्य उस स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए जो स्टेट ने लॉ बनाया हुआ है, उस लॉ के द्वारा स्टेट ने उस चीज को मना किया हुआ है, उस पर रोक लगाई हुई है कि कोई व्यक्ति वो एक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, जिसके लिए दंड निर्धारित किया गया है, जैसे चोरी है, अगर स्टेट लॉ में चोरी को मना किया गया है लॉ के अंदर और उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान है, तो इसका मतलब कैनी के अकॉर्डिंग वो एक अपराध है, वो एक ऑफेंस है। ये चोरी नहीं, कोई भी ऐसा एक्ट जिसको स्टेट लॉ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, उस पर रोक लगाई गई है और जिसके लिए पनिशमेंट भी बिल्कुल निर्धारित की गई है, एकदम सेटल की गई है कि अगर इसने किसी व्यक्ति ने ये एक्ट किया तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, वो भी स्टेट लॉ के अंदर। तो ये बात कही है कैनी ने। इसके बाद आते हैं सैलमन। सैलमन ने भी अपराध को डिफाइन करते हुए कहा है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो विधि द्वारा निषिद्ध है। बिल्कुल वही सेम बात जो अभी हमने इसके मीनिंग में पढ़ी, यानी प्रोहिबिट है लॉ के द्वारा, लॉ में उस चीज को मना किया हुआ है और जिसका उल्लंघन राज्य के द्वारा दंड के रूप में दिया जाता है। मतलब जो स्टेट है, अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा, जिसको लॉ में मना किया गया है, उस एक्ट को करेगा, तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट उसको पनिश करेगा। ठीक, स्टेट के द्वारा उसको दंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हालांकि दोनों ही सेम बात कह रहे हैं। जो कैनी थे वो राज्य विधि द्वारा प्रतिबंधित बता रहे हैं उस एक्ट को और साथ ही उसके लिए पनिशमेंट भी होती है, ये बात कह रहे हैं। यही सेम बात सैलमन कहते हैं कि जो विधि द्वारा निषिद्ध है और साथ ही उसके लिए राज्य द्वारा दंड का प्रावधान किया जाता है कि स्टेट जो है उसको पनिश करता है। तो सिंपली यहाँ पर ये हुई आपकी क्राइम की डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम यानी अपराध के आवश्यक तत्व। इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है किसी भी अपराध के लिए वो है मानव यानी कि ह्यूमन बीइंग, जिसमें पहले मेल और फीमेल आते थे, लेकिन अब जब आप बीएनएस पढ़ोगे तो इसका जो सेक्शन नंबर 2 का जो क्लॉज 10 है उसमें जो जेंडर की डेफिनेशन दी गई है उसमें अब जो ट्रांसजेंडर है उनको भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि अब ह्यूमन बीइंग में आपका जो जेंडर वर्ड है, जो इसमें डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, तो उसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर
तीनों को शामिल कर लिया गया है। ठीक, इस एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई भी क्राइम अगर किया जाए, अगर कोई भी अपराध होता है, कोई भी अपराध होता है तो वो क्राइम ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव के द्वारा किया जाना चाहिए, और दूसरा ह्यूमन बीइंग यानी मानव के खिलाफ भी किया गया होना चाहिए। ठीक, अब इसमें उस पर्सन की बॉडी भी आ सकती है, उसकी प्रॉपर्टी भी आ सकती है ना, किसी के भी खिलाफ अपराध हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का मर्डर हुआ तो सिर्फ वही क्राइम है, अगर चोरी हुई तो वो भी तो क्राइम है, एक्सटॉर्शन हुआ वो भी तो क्राइम है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो करने वाला मानव होना चाहिए, दूसरा जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वो भी मानव होना चाहिए, वो भी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। और बीएनएस में अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैंने अभी बताई कि इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अब तीनों शामिल हो गए हैं ह्यूमन बीइंग में। इसके बाद आता है अब यहाँ पर दुराशय। ठीक, ये आपका सेकंड एलिमेंट है क्राइम का, दुराशय यानी कि मेंजरिया। ठीक, लेकिन आप इसे इंटेंशन नहीं बोल सकते। ठीक, इंटेंशन यानी कि आशय, आप इसको आशय नहीं कह सकते। ठीक है ना, क्योंकि इंटेंशन जो है वो दोनों तरह की होती है, अच्छी इंटेंशन भी होती है, बुरी इंटेंशन भी होती है। आपने सुना भी होगा कि एक होती है गुड इंटेंशन, एक होती है बैड इंटेंशन। तो इस तरीके से जो बैड इंटेंशन होती है ना, जो बुरा आशय होता है, उसको हम दुराशय कहते हैं, उसको हम मेंजरिया कहते हैं। यानी दुराशय का मतलब क्या हुआ सिंपल वर्ड्स में, बुरा आशय जो बैड इंटेंशन है। और दुराशय एक तरह का मानसिक तत्व, मेंटल एलिमेंट होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो किसी अपराध को करना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे पहले प्लान बनाएगा। ठीक, प्लान बनाएगा तो वो जो उसकी बुरी इंटेंशन है वो किसके साथ मिली, उस प्लान के साथ। उसने कोई अपराध करना था इसलिए उसने पहले उस बुरे कार्य को करने के लिए एक प्लान बनाया, तो उसके अंदर इसका मतलब बैड इंटेंशन थी। ठीक, और यहाँ पर आपको एक फेमस मैगजीन याद रखनी है, एक्टस नॉन फैसिट रियम। मैं लिख देती हूँ, एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया। तो यहाँ पर ये बहुत ही फेमस मैगजीन है जो आपके मेंजरिया से डील करती है। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि मात्र कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन दोषी ना हो। मतलब जब तक कोई व्यक्ति, मान लो अगर कोई व्यक्ति है और वो गुड इंटेंशन से कोई एक्ट करता है, सद्भाव पूर्वक करता है, गुड फेथ में करता है, तो वहां पर वो अपराध नहीं होगा। ठीक, ये चीज हम तब भी पढ़ेंगे जब हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। तो केवल कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाएगा जब तक उसका मन दोषी ना हो, इस मैगजीन के अकॉर्डिंग। और ये मैगजीन बहुत फेमस है, कभी कभी आ जाती है आपके एग्जाम में, सीधी आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आता है कार्य या लोप। ठीक, या एक्टस रियस है ना, यहाँ पे या तो आप कोई एक्ट करो या एक्टस रियस या ओमिशन करो। ठीक, जिसका मतलब है कोई एक्ट करना। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है, कोई एक्ट करना, कोई कार्य करना। और यहाँ पे जो एक वर्ड और है लोप, लोप का मतलब है कोई कार्य ना करना। ठीक, जैसे एक्टस रियस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो ए एक प्लान बना रहा है, ए जो है वो एक प्लान बना रहा है कि कैसे वो बी का मर्डर करेगा। किसका मर्डर करना है, उसको, बी का। पहले उसने प्लान बनाया अच्छे से, अब वो केवल ये जो योजना, जो प्लान है, इसके आधार पर क्या ए को पनिशमेंट दिलाई जा सकती है कि उसने तो सिर्फ अभी प्लान बनाया ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे नहीं, इसका आंसर है नो, क्योंकि अभी चीजें सिर्फ उसके माइंड में थी, एक प्लान के तौर पर उसने तैयार की, अभी उसने उसको एक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, अभी उसने कोई एक्ट किया ही नहीं। तो क्राइम के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए उसमें ह्यूमन बीइंग, उसके बाद मेंजरिया, उसके साथ साथ एक्टस रियस जो है वो थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का। पहले कोई व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर बैड इंटेंशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसने कोई प्लान बनाया हो। प्लान जो है उसको आप तब तक, मतलब यहाँ पे आप दोषी नहीं ठहराओगे जब तक उससे किसी को, फिर चौथा जब हम एलिमेंट पढ़ेंगे इंजरी वाला, जब उससे किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज ना हो जाए, उसको क्षति ना हो जाए। हालांकि ये तो हमारा चौथा एलिमेंट है। अभी हम यहाँ पे कार्य और लोप की मतलब बात हो रही है यहाँ पे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। हाँ, जो एक्टस रियस है उसमें सिर्फ एक्ट ही नहीं बल्कि ओमिशन भी आता है। अभी हमने पढ़ा ना कि लोप आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ करना एक्टस रियस में आता है तो कुछ ना करना भी आपका एक्टस रियस में ही आता है, यानी कार्य और लोप दोनों आते हैं इसमें। ठीक, ओमिशन में क्या होता है कि आप कोई भी नेग्लिजेंटली एक्ट ना करना इसमें आ जाता है। ठीक, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है जिसे किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाना था, अब वो लापरवाही बरतता है, पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगाता और पेशेंट की डेथ हो जाती है,
तो डॉक्टर का एक्ट कहाँ चला जाएगा? एक्टस रियस में चला जाएगा। उसने लोप किया, उसने ओमिशन किया, एक्ट के अंदर तो नहीं जाएगा लेकिन ओमिशन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसने ओमिशन किया है, अपने कार्य का लोप किया है। क्योंकि कुछ करने के साथ साथ कुछ ना करना भी एक्टस रियस में आता है। तो ये जो वर्ड है एक्टस रियस, ये दोनों के लिए यूज हो रहा है, कार्य के लिए भी और लोप के लिए भी, यानी एक्ट के लिए भी और ओमिशन के लिए भी। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा चौथा एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्षति यानी कि इंजरी। आप मान लो ये तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट हमने पढ़ लिए। अब इन सारी चीजों से, ह्यूमन बीइंग है, उसने मेंस लिया था, उसके अंदर बैड इंटेंशन थी, उसके बाद उसने कोई एक्ट ऐसा कर दिया जिससे सामने वाले को इंजरी हो गई, या कोई ऐसा ओमिशन ऐसा कर दिया जिससे सामने वाले को इंजरी हो गई, ठीक है ना। तो अगर उसने ऐसा किया तो है, तीनों एलिमेंट हमने पढ़ लिए। अब इन सारी चीजों से, ह्यूमन बीइंग है, उसने मेंस लिया था, उसके अंदर बैड इंटेंशन थी, उसके बाद उसने कोई एक्ट ऐसा कर दिया जिससे सामने वाले को इंजरी हो गई, या कोई ऐसा ओमिशन ऐसा कर दिया जिससे सामने वाले को इंजरी हो गई, ठीक है ना। तो अगर उसने ऐसा किया तो चौथा एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, इंजरी। तो ह्यूमन बीइंग मेंजरिया यानी कि दुराशय के साथ कोई एक्ट करते हुए किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्राइम कमिट हो जाता है। अब ये इंजरी यहाँ पे कहाँ पे दी गई है? ये दी गई है बीएनएस के सेक्शन नंबर 2 में ही, लेकिन क्लॉज 14 में, ये ध्यान रखना है। इसमें 4 टाइप्स की इंजरी दी गई है, 4 तरह की प्रकार की क्षति दी हुई है। ये क्षति कितने तरह की है? एक है आपके शरीर की यानी कि बॉडी, दूसरा है आपकी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, तीसरी है आपके मन, ठीक, यानी कि माइंड, और चौथी है आपकी रेपुटेशन यानी कि ख्याति। तो 4 तरह की यहाँ पे इंजरी दी हुई है आपके बीएनएस में, ठीक। यही चीज हम आईपीसी में भी पढ़ते थे। तो यहाँ पर ये जो 4 तरह की इंजरी है, इनमें से किसी को भी इंजरी हो सकती है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग बैड इंटेंशन के साथ कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो गया, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, आपके माइंड को नुकसान पहुंचा दिया, मन को, या फिर आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा दिया, तो उनमें से अगर कोई भी इंजरी हुई है तो वो एक्ट जो है, जो उसका एक्ट था यानी कि जो क्राइम था, वो मान लिया जाएगा कि चौथा एलिमेंट भी फुलफिल हो गया है उस क्राइम के लिए। तो इन चारों एलिमेंट्स को हमारे लिए पढ़ना बेहद जरूरी है, और ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी क्राइम में। अब लास्ट चीज जो हमारी सबसे ज्यादा डिस्कस करने के लिए बची है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा स्टेजेस ऑफ क्राइम यानी कि अपराध के चरण। अभी तक हमने क्राइम का मीनिंग डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशंस डिस्कस की, उसके एलिमेंट्स देखे, और अब हम लास्ट में देखेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम, जो आपके लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ क्राइम यानी किसी भी अपराध को करने के लिए क्या क्या चरण होने हैं। मतलब देखो, जब भी कोई चीज की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ स्टेज तो होता है ना, कि पहले स्टेज पे ये एक्ट होगा, फिर दूसरे पे होगा, तीसरे पे होगा, चौथे पे होगा, फिर फाइनली वो चीज पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम अपराध की बात करें, अगर हम क्राइम की बात करें, तो उसके लिए भी ये 4 स्टेजेस हमें देखनी होंगी। 4 स्टेजेस को समझना बहुत आसान है अगर हम एक एक करके इनको समझे तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेंशन की, आशय की, ठीक। तो किसी भी अपराध के लिए इन चारों में से जो पहला चरण है, जो पहला स्टेज है, वो है आशय का। आशय यानी कि स्टेज, जो इंटेंशन है, वो अपराध का पहला चरण है, सबसे पहला स्टेज है। किसी भी अपराध को करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के मन में एक आशय आता है, मतलब एक इंटेंशन आता है। आशय अपने आप में वैसे देखो कोई क्राइम नहीं होता, आप इसको एकदम से ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये एकदम से मतलब अपराध है, ठीक है ना। मेरे मन में कोई इंटेंशन आई, मान लो, चलो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, मान लो मेरे मन में कोई इंटेंशन आई कि मैं कोई ऑफेंस करूं, कोई क्राइम करूं, तो क्या केवल मेरे मन में ये इंटेंशन आना कि मुझे कोई क्राइम करना है, इसके लिए आप मुझे पनिश कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये सबसे पहला जो है वो स्टेज होता है। ये अपने आप में कोई क्राइम नहीं होता, बल्कि क्राइम हो जाने के बाद ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी क्राइम को कमिट कर देता है, उसके बाद देखा जाता है कि इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके मन में इंटेंशन आई, ठीक। तो वहां से, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वो क्या करता है, क्लब स्टैंड से छाता चुराने के इंटेंशन से छाता उठाता है, एक अम्ब्रेला है वो उठा लेता है, लेकिन जब वो घर पे आके देखता है कि वो छाता तो उसका अपना ही है, वो अम्ब्रेला तो उसका अपना ही है, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर जो क्रिमिनल लायबिलिटी है आप वो नहीं डाल सकते, है ना। हालांकि उसकी जो इंटेंशन थी वो उसको चुराने की ही थी, उसको चोरी करने की थी, लेकिन इसका कारण ये है कि चोरी करने का मतलब एक अपराधी का विचार ही था, है ना। उसके मन में एक विचार आया, एक इंटेंशन आया, जो कार्य के रूप में तो बदला ही नहीं। अगर किसी और का होता तो उसको आप पनिश कर सकते थे, है ना, वो व्यक्ति उसको पनिशमेंट दिला सकता था, लेकिन नहीं। तो केवल इंटेंशन आना, इसको आप क्राइम नहीं कह सकते। ये तो फर्स्ट स्टेज होती है क्राइम की।
नेक्स्ट है तैयारी, प्रिपरेशन, यानी कि कोई प्लान बनाना। अब आपके मन में इंटेंशन आ गई कि मुझे चोरी करनी है। चोरी करने के बाद आपने तैयारी वगैरह की कि मुझे किस किस तरीके से चोरी करनी है, मैंने प्लान वगैरह बनाया। तो यहाँ पर जो ये सेकंड स्टेज है वो है तैयारी की। ठीक, ये अपराध का दूसरा चरण है, क्योंकि पहले इंटेंशन आती है, उसके बाद आता है प्लान, यानी उसके बाद आती है तैयारी। इसमें अपराध के लिए जो व्यक्ति है जिसको अपराध करना है उसके लिए चीजें वगैरह इकट्ठी करता है। ठीक, जैसे अगर किसी का मर्डर करना है तो कोई व्यक्ति रिवॉल्वर खरीद के लाता है, तो ये प्लान के अंदर आ जाएगा, या चाकू खरीद के लाता है, तो ये सब चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप इसके अंदर तैयारी के अंदर डाल सकते हो कि चीजें वगैरह जब कोई व्यक्ति इकट्ठी करेगा तो वो जो है सेकंड स्टेज आ जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रयास, यानी कि यहाँ पर अटेम्प्ट। अब आपके मन में इंटेंशन आ गया, आपने तैयारी भी कर ली उस चीज की। अब तीसरी चीज क्या करेगा कोई व्यक्ति, जब किसी को ऑफेंस करना हो तो वो उस चीज का प्रयास करेगा, उसका अटेम्प्ट करेगा। ये तीसरा स्टेज है। इसके बाद तो अपराध पूरा ही हो जाएगा, इसके बाद जो करेगा वो तो पूरा ही हो जाएगा ना। तो प्रयास जो है वो हर मामले में दंडनीय नहीं होता, मतलब सॉरी हर मामले में दंडनीय होता है, लेकिन केवल जुर्माने वाले जो ऑफेंस होते हैं उनको छोड़कर। ठीक, और बीएनएस में तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, एक अलग से सेक्शंस दिया हुआ है। अब जब आप सेक्शन देखोगे है ना, और कल्पेबल होमिसाइड का प्रयत्न करना अगर कोई उसका अटेम्प्ट करता है तो, ठीक है ना, लूट का प्रयत्न अगर कोई करता है तो अलग से कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं बीएनएस में जिनके लिए सेपरेटली अलग से सेक्शंस बना दिए गए हैं कि अगर कोई ऑफेंस का अगर प्रयत्न करता है, जैसे अगर कोई लूट का करता है, हत्या का करता है, या आपराधिक मानववध का करता है, तो ये कुछ सेक्शंस है जो आपके सीधे अटेम्प्ट से डील करते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरा स्टेज है। चौथा है कमीशन, कार्य का निष्पादन। अब आपके मन में इंटेंशन आ गया, तैयारी आपने अच्छे से कर ली, जिसका मर्डर करना था, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो ए है, ए के मन में पहले इंटेंशन आया, उसके बाद उसे बी का मर्डर करना था तो वो रिवॉल्वर वगैरह खरीद के लाया, उसके बाद उसने कोशिश करी, बट अगर वो सफल हो गया तो क्राइम कमिट हो जाएगा, सफल नहीं हुआ तो भी मतलब यहाँ पर उसका काम जो है वो लगभग हो गया। तो यहाँ पे कमीशन जो है ये चौथा है, और यहाँ पे अपराध जो है वो पूरा हो जाता है, ये सबसे लास्ट स्टेज हो जाता है, और यहाँ पर अपराध आपका कंप्लीट हो गया। तो ये 4 स्टेजेस हैं यहाँ पर किसी भी क्राइम की। जैसे अभी हमने एलिमेंट्स पढ़े, उसके बाद स्टेजेस पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में जो है वो कुछ भी चीज आपसे पूछी जा सकती है और इनको पढ़ना बेहद जरूरी है। जब हम बीएनएस पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्राइम दिए हुए हैं, लेकिन क्राइम होता क्या है इसको जानना बेहद जरूरी था। इसलिए मुझे लगा कि इस पहले हमें क्राइम को ही डिस्कस करना